जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट क्वेश्चन पे। आइए आज हम लोग को सारा पॉलिटी खत्म हो गया। जितना पॉलिटी था पूरा पॉलिटी टॉपिक वाइज पूरा एकदम खत्म हो गया, एकदम टॉपिक वाइज जहाँ जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है पूरा पॉलिटी हम लोग को खत्म हो गया। अगर कोई टॉपिक आप लोग के नज़र में बच रहा है कि हाँ वहाँ से एग्जाम में आता है क्वेश्चन और पॉलिटी का चैप्टर नहीं क्लियर हुआ है तो आप लोग वीडियो को कमेंट में करें, कमेंट करके बताएं हमें कौन सा टॉपिक छूट गया है। हमारे नज़र में सारे टॉपिक पॉलिटी का पूरा पॉलिटी खत्म हो चुका है। अगर पॉलिटी नहीं पढ़े हैं तो जा करके पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, पॉलिटी का प्लेलिस्ट चेक कीजिए। पूरा पॉलिटी एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाइएगा। आइए अब हम लोग हिस्ट्री पे चलते हैं, इतिहास पर चलते हैं। इतिहास में भी हम लोग 2 वीडियो देख चुके थे। क्या हम लोग 2 वीडियो देख चुके थे? वेद हम लोग देख चुके थे। चारों जो वेद होता है वेद के बारे में चर्चा हो गया था। 1-2 वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। उसके बाद जब हम लोग चलेंगे वैदिक सभ्यता से, वैदिक युग से, तो उसको में सारा फिर कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन वहां से धराएगा। आइए अभी ऑब्जेक्टिव 1-2 वीडियो देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादा क्वेश्चन आता है उत्तर वैदिक काल से, ऋग्वैदिक काल से, उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो सब कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ेंगे? मेरे 1-2 वीडियो लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप देख लेते हैं। आइए आज हम लोग वेद पढ़ चुके थे। क्या वेद पढ़ चुके थे? आज वेदांग, उपनिषद और पुराण पर चर्चा करते हैं। वेदांग, उपनिषद और पुराण क्या है कि ब्राह्मण अरण्यक जो था, उपनिषद जो था, उससे क्या है कि वैदिक काल, क्या जो उत्तर वैदिक काल था उसका संस्कृति एवं समाज के बारे में पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में कैसा सामाजिक और सांस्कृतिक स्वभाव था। उस समय के लोग कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, वहाँ का समाज कैसा था, उसके बारे में चर्चा हम लोगों को उपनिषद और अरण्यक से पता चलता है। क्या उपनिषद और अरण्यक से यही पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल, क्या वैदिक काल में कैसा समाज था, वहाँ का संस्कृति कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ के संस्कृति में क्या क्या होता था, उसके बारे में चर्चा, उसका पता हम लोगों को उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण से पता चलता है। क्या उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण से पता चलता है। आइए उसी कड़ी में अब हम वेदांग देखते हैं। क्या वेदांग जो था, जो वेद हम लोग पीछे पढ़े, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसको वेदों को भली भांति समझने के लिए क्या जब वेद हम लोग को पढ़ा था तो क्या देखते हैं किसे कोई मान चलिए कि बुक रहता है, किताब है, किताब में चैप्टर वाइज बनाया जाता है। क्या चैप्टर बनाया जाता है, चैप्टर पूरा चैप्टर को मिला करके किताब हम लोग कहते हैं। उसी प्रकार क्या हुआ कि जो वेद था उसको भली भांति समझने के लिए, जैसे व्याकरण के आधार पर हम लोग समझ लेंगे, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग का रचना हुआ। किसको? वेदांग का रचना वेदों को भली भांति समझने के लिए हुआ। और वेदांग की संख्या कितना था? तो वेदांग की संख्या 6 था। कितना? 6। और हम लोग वेद कितना पढ़े थे? वेद की संख्या कितना था? वेद हम लोग 4 पढ़े थे। कौन कौन? 4 पढ़े थे। उसके बाद क्या? वेदांग की संख्या 6 है। अब वेदांग के किस लिए वेदांग लाया गया? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए। इसको में क्या था कि 6 को वेदांग था, उसको में क्या क्या था? शिक्षा। क्या? शिक्षा। इसको से शुद्ध उच्चारण का पता चलता था। जो शिक्षा था 6 को वेदांग था। देखिए यहाँ पर उच्चारण किए हैं, 6 को वेदांग था, उसको शिक्षा का अर्थ क्या था कि शुद्ध उच्चारण करना। क्या? शुद्ध उच्चारण करना। जैसे देखिए व्याकरण भी है, तो व्याकरण भी हम लोगों को क्या सिखाता है? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लिखना, व्याकरण। तो वही व्याकरण हुआ शिक्षा। शिक्षा से भी शुद्ध उच्चारण का पता चलता था। और व्याकरण से क्या था कि शुद्ध लिखावट, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, सारा चीज व्याकरण से पता चलता था। और कल्प क्या था? तो कर्म कांडीय विधि, जो कर्म कांड होता था, जो कांड हम लोग को देखिएगा, पढ़िएगा आप लोग उपनिषद, पुराण, तो उसको में लिखा है। तो कांड, अगर कर्म कांडीय विधि को समझने के लिए कल्प का प्रयोग किया गया था। क्या?
कल्प का प्रयोग किया था। छंद, क्या? छंद। और निरुक्त, शब्दों के उत्पत्ति का शास्त्र। जो शब्द बना था उस शब्दों को उत्पत्ति हुआ था कहाँ से? निरुक्त से। और ज्योतिष, ये 6 गो वेदांग है। क्या? 6 गो वेदांग कौन कौन है? शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। उसके बाद क्या था? आते हैं हम लोग पुराण पर। क्या? पुराण से पहले इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्यों? देखिए क्या था कि उत्तर वैदिक काल में संस्कृति और समाज के बारे में पता हम लोगों को उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण से पता चलता है। जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक से हमको क्या? उत्तर वैदिक काल का कैसा समाज था, कैसा संस्कृति था, उसके बारे में पता चलता है। किससे? पुराण, उपनिषद और आरण्यक से। उसके बाद क्या था कि वेद जो हम लोग पीछे पढ़े, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग का रचना हुआ। तो वेदांग की संख्या कितना था? तो वेदांग की संख्या 6 था और वेद की संख्या 4। कितना? 4। और वेदांग की संख्या 6। तो वेदांग कौन कौन था? शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। 6 वेदांग हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग को क्या? पुराण पर। क्या? पुराण। देखिए ऐतिहासिक जो कथा है, या ऐतिहासिक कथा जो पहले का कथा हम लोग सुनते हैं, तो ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहता है पुराण। क्या? पुराण। उसमें क्या है? जो पहले का ऐतिहासिक कथा था उसको क्रमबद्ध यानी सजाया हुआ है। जितना जो कहानी है उसको समझाया हुआ है। सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहा जाता है पुराण को। क्या? कहानियों का सबसे क्रमबद्ध अच्छा विवरण कहा जाता है किसको? पुराण को। पुराण के रचयिता क्या? पुराण के रचयिता लोमहर्ष थे। क्या? लोमहर्ष। और उनके पुत्र थे। क्या? उनके पुत्र थे उग्रसर्वा। क्या? उनके पुत्र लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा थे, जो दोनों मिल करके क्या? पुराण के रचना किए थे। पुराण में था क्या? तो देखिए क्या? ऐतिहासिक कथा के क्रमबद्ध संग्रह था। क्या? क्रमबद्ध ऐतिहासिक कथाओं को एगो संग्रह यानी एगो किताब में उसको संजो दिए, तो उसी को पुराण कहा गया। और उसको लिखे कौन? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र थे उग्रसर्वा, दोनों मिल करके पुराण की रचना किए। उसके बाद के पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितना? पुराणों की संख्या 18। और सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसको कहा जाता है? तो मत्स्य पुराण। क्वेश्चन यहाँ से आता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं हम। कहाँ से? सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण। कौन है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण माना जाता है। और ये कौन सा? आंध्र सातवाहन वंश का समय था। क्या? आंध्र सातवाहन वंश के समय के था ये पुराण, जो कौन? मत्स्य पुराण था। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण। उसके बाद क्या था कि जो पुराण था उसको स्त्री और शूद्र जाति जो थे, जो पहले बटा हुआ था, अब तो लगभग खत्म हो चुका है। स्त्री और शूद्र की पढ़ने का अनुमति नहीं था। किसको? पुराण को पढ़ने की अनुमति स्त्री, औरत नहीं पढ़ सकती थी पुराण को, और शूद्र भी नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन उनको सुनने का अधिकार था। मंदिर के बाहर बैठ करके पुराण जहाँ हो रहा था, कथा उसका हो रहा होता था, वहां उनको सुन सकते थे, मगर मंदिर के बाहर बैठ के। कहाँ? मंदिर के बाहर बैठ के आप सुन सकते हैं, लेकिन आपको पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं था। पहले का समझिए रहे होंगे। उसके बाद क्या था कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण। क्या? अग्नि पुराण को उस समय सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता था। जो अग्नि पुराण है, पुराणों की संख्या कितना है? 18। तो उसमें एक अग्नि पुराण है। क्या? अग्नि पुराण है। उसको क्या कहा जाता था? सबसे महत्वपूर्ण। क्या? सबसे महत्वपूर्ण था उसको में उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से। जो उस समय का समाज था, उस समय का संस्कृति था, कला था, उसके दृष्टि से अग्नि पुराण सबसे महत्वपूर्ण पुराण माना जाता था।
उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, विष्णु पुराण कौन सा वंश के समय था? तो मौर्य वंश। और यहाँ के हम लोग देखें मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण, और वो आंध्र सातवाहन वंश के समय था। और विष्णु पुराण मौर्य वंश के समय, क्या? मौर्य वंश के समय। और वायु पुराण गुप्त वंश, क्या? गुप्त वंश। इसको भी ध्यान में रखना है, मगर इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछवे करता है। अधिकतर एग्जाम में अगर क्वेश्चन उठाएगा तो यहाँ से उठाएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन और उठाता है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, क्या? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसको में था? तो मैत्रेयी संहिता से पता चलता है, क्या? मैत्रेयी संहिता से पता चलता है कि स्त्री के उस समय क्या हालत था, एकदम गिरी हुई स्थिति था, क्या? एकदम गिरी हुई स्थिति। उसके जब देख रहे हैं यहाँ पुराण में क्या था कि स्त्री और शूद्र एकदम पढ़ नहीं सकते थे, पुराण सुन सकते हैं मगर वो भी मंदिर में हेल के नहीं, मंदिर से बाहर रहकर। वही उपनिषद की संख्या कितना? 108, वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108। कितना? 108। उपनिषद की संख्या कितना? 108। और सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, क्या? स्त्री को यानी औरत की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताया गया है किसमें? मैत्रेयी संहिता में। किसमें? मैत्रेयी संहिता में कहा गया है। उसमें उस समय दर्शाया गया था कि स्त्री की स्थिति बहुत गिरी हुई थी, क्या? गिरी हुई थी। और ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि जो ऋग्वेद था उसके बाद किसका स्थान आता है? तो यहाँ हम लोग देखे क्या? ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण का स्थान आता था। और उसके बाद क्या था कि ब्राह्मण जो था, क्या? जो ब्राह्मण हम लोग यहाँ देखे थे, ब्राह्मण जो था वो बिंबिसार के पूर्व घटनाओं का उसको में क्या था? संग्रह था। उसको से ज्ञान मिलता था क्या कि बिंबिसार उस समय क्या 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 पूर्व घटना किया था, वो सारा चीज ब्राह्मण में वर्णित था। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि पूरी तरह से हम लोग क्लियर हो जाए। एक आध दो वीडियो आएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसके बाद फिर जब हिस्ट्री का लेक्चर आएगा, जो वीडियो आएगा वैदिक सभ्यता से, जो वीडियो आएगा वैदिक सभ्यता, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद जो आगे वीडियो आएगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वो सारा वीडियो एकदम कॉन्सेप्ट आधारित होगा। एक दो वीडियो जो पहले का चैप्टर था उसको हम लोग सोचे कि क्या ऑब्जेक्टिव टाइप में क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे कॉन्सेप्ट आधारित। इसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन यानी कॉन्सेप्ट पर आधारित, क्या? कॉन्सेप्ट आधारित पढ़िए ऐसा कि एकदम दिमाग में छप जाए, पूरा कॉन्सेप्ट छपा हुआ रहेगा। तो क्या आप लिखित भी, ये तो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या? बीपीएससी का सब्जेक्टिव भी लिखने लायक हम लोग पढ़ेंगे, क्या? लिखने लायक पढ़ेंगे कि जो मेंस होता है उसको भी हम लोग लिख सके, वैसा पढ़ेंगे। आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या? रिवाइज कर लेते हैं। ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक से पता चलता है क्या कि उस समय उत्तर वैदिक जो काल था, वैदिक काल था, उस समय क्या था, वहाँ के संस्कृति कैसा था, संस्कृति कैसा था, वहाँ का समाज कैसा था, उसके बारे में पता चलता है। क्लियर? उसके बाद वेदांग, वेदांग के रचना किस लिए हुआ? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना हुआ। वेदांग कितना था? 6 था। कितना? 6 था। शिक्षा, व्याकरण, क्या? शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। उसके बाद क्या? पुराण में हम लोग आते हैं कि ऐतिहासिक कथा का सबसे जो ऐतिहासिक कथा था, जो पहले का कथा था, क्रमबद्ध लिख करके एगो किताब तैयार किया गया और उसको क्या कहा गया? पुराण। पुराण को जो लिखे वो कौन लिखे थे? लोमहर्ष, और उनके पुत्र थे, उनका नाम था उग्र शर्मा। वो दोनों मिल करके पुराण के रचना किए। पुराणों की संख्या कितना था? पुराणों की संख्या 18। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण माना जाता है किसको? मत्स्य पुराण को। मत्स्य पुराण कौन सा वंश के समय था? तो आंध्र सातवाहन वंश। कौन? आंध्र सातवाहन वंश। और यहाँ से वंश से क्वेश्चन पूछता है तो विष्णु पुराण। कौन? विष्णु पुराण जो था मौर्य वंश के समय था। और आयु पुराण था जो गुप्त वंश के समय था। और क्या? अग्नि पुराण को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, क्या?
सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पुराण माना जाता था। और स्त्री और जो शूद्र थे उनको क्या था, पुराण जो था, पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं था। वो पुराण सुन सकते थे, क्या सुन सकते थे, मंदिरों के बाहर बैठ करके, जहां जहां पुराण हो रहा था वहां से थोड़ा सा दूर हट करके बैठ करके वो पुराण सुन सकते थे। पुराणों की संख्या कितना था, 18। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कुछ था, उपनिषद की संख्या 108 और स्त्री की सर्वाधिक। यहाँ से क्वेश्चन एकदम आता है, इसको एकदम रट गए, दिमाग में बैठा लीजिए। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से पता चलता है। और ऋग्वेद के बाद क्या ब्राह्मण का स्थान आता है। ब्राह्मण जो था उसको में बिंबिसार के पूर्व घटनाओं का ज्ञान मिलता है। उसके बाद क्या, इस सूत्रों से, क्या सूत्रों में गौतम धर्म, क्या गौतम धर्म का जो सूत्र था उसको सबसे प्राचीन माना गया है। और सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित मनु स्मृति को माना गया है। और मनु स्मृति शुंग काल का एक मानक ग्रंथ के रूप में माना जाता था। जो सबसे प्राचीन स्मृति था वो मनु स्मृति था और इसको शुंग काल का क्या सबसे मानक ग्रंथ माना जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप लोग कमेंट कीजिए, क्या कमेंट कीजिए कि पॉलिटी का कोई टॉपिक अगर छूट गया है तो उसको एक आध दो वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। जो टॉपिक छूट गया होगा, हमको उनमें से तो टॉपिक छूटा हुआ नहीं है। प्रत्येक एकदम टॉपिक वाइज पॉलिटी का देख लीजिएगा, पॉलिटी का एकदम टॉपिक वाइज पूरा पॉलिटी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग हिस्ट्री उठाए हैं और लगभग पूरा हिस्ट्री खत्म करेंगे। जहां जहां से क्वेश्चन आता है यानी लाइने से पूरा एकदम पूरा हिस्ट्री खत्म करेंगे। जहां जहां से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसको पूरा कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जैसा बोलिएगा, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पे चलेंगे। क्या ज्योग्राफी पे चलेंगे। धन्यवाद।